इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह है कि रेल मुसाफिरों की जान लेने की साजिश आखिर कौन रच रहा है। जी हां, क्योंकि दोनों तस्वीरें जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कई साजिश की ओर इशारा करती है। और साजिश के तार क्या आतंकी मॉड्यूल से जुड़ते हुए दिख रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल। एक तस्वीर कानपुर से हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि रेल पैसेंजर की और इनका जान का दुश्मन कौन है, सबसे बड़ा सवाल है। अब ये देखिए, एक तस्वीर कानपुर की जहां ट्रैक पर सिलेंडर रखा मिला। सूत्रों के हवाले से इस मामले में अब आतंकी साजिश के सबूत मिल रहे हैं। वहीं अजमेर में ट्रैक पर सीमेंट ब्लॉक रखे गए जिनसे ट्रेन का इंजन टकरा गया। इस केस को लेकर भी अब जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। तफसील से सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको देते हैं, वो है राजस्थान के अजमेर की एक घटना जो कि चौंकाती है। अजमेर में ट्रेन पलटाने की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। मालगाड़ी के इंजन से सीमेंट का बड़ा सा ब्लॉक टकरा गया, अप डाउन दोनों ट्रैक पर। जी हां, दोनों ट्रैक पर दो जगह रखे गए थे ये सीमेंट के ब्लॉक और ये निशान भी साफ देखा जा सकता है। 1 किलोमीटर के दायरे में ये सीमेंट के ब्लॉक रखे गए थे। 1 क्विंटल वजनी ब्लॉक ट्रैक पर रखे गए। अजमेर में सराधना बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच की ये घटना है, लेकिन ये सबूत आपके सामने है। ये सीमेंट ब्लॉक जब टकराया इंजन से तो ये इसका निशान आप देख सकते हैं ट्रेन के इंजन पर। और एक और बड़ी खबर इस मामले में यह है कि ट्रेन का इंजन सीमेंट ब्लॉक का तोड़ते हुए निकला है। रेल ड्राइवर की सूचना पर आरपीएफ ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैक का निरीक्षण भी किया है। आरपीएफ को घटनास्थल से सीमेंट के टुकड़े भी मिले हैं। जगह जगह सीमेंट के टुकड़े देखे गए और जिससे ट्रेन टकराई थी यही वो सीमेंट के टुकड़े हैं। आरपीएफ ने मामले में मांगलियावास थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। इसमें मेंशन किया गया है कि सीमेंट के ब्लॉक रहे। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद अब आरोपियों की तलाश कर रही है। तो तस्वीरें गवाह हैं इस बात की कि जो घटना है वो बहुत बड़ी घटना है। क्या ये साजिश रची जा रही है रेल ट्रैक्स को दहलाने की, और क्या इसके पीछे मंशा है, कौन लोग हैं? एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो कई सवाल खड़े करती हैं। अप डाउन दोनों ट्रैक्स पर अजमेर में 2 जगह रखे गए थे सीमेंट के ब्लॉक। किसने रखे? क्या एक का काम है या बाकियों, क्या कई लोगों का काम है? ये बड़ा सवाल है। और अब आपको बताते हैं राजस्थान में ट्रेन पलटाने की साजिश से जुड़ी पूरी खबर क्या है, डिटेल में समझिए। सबसे पहले आपको बता दें, मामला राजस्थान के अजमेर का है, जहां सराधना बांगड़ ग्राम स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर सीमेंट ब्लॉक मिले। घटना 8 सितंबर रात करीब 10:30 बजे की है। इसे ट्रेन पलटाने की साजिश कैसे कहा जा रहा है ये आपको बताते हैं। जानकारी के मुताबिक अप डाउन दोनों ट्रैक्स पर 2 जगह सीमेंट ब्लॉक रखे गए थे। मालगाड़ी के इंजन से ये सीमेंट ब्लॉक टकराया, ट्रेन आगे बढ़ गई। ट्रेन इंजन सीमेंट ब्लॉक को तोड़ते हुए आगे निकल गया। अब सवाल यह है कि 100 किलो वजनी सीमेंट ब्लॉक कैसे यहां पर पहुंच गया? दूसरा सवाल, 2 ट्रैक पर सीमेंट ब्लॉक रखे गए, क्या ये कोई साजिश की तरफ इशारा करती? क्या साजिश थी? क्या एक ने ये सीमेंट ब्लॉक रखे या कईयों का हाथ है इसमें? अब आपको सुनाते हैं अजमेर में रेलवे ट्रैक पर सीमेंट ब्लॉक मिलने को लेकर अजमेर एसपी का क्या कुछ कहना है। किन्हीं शरारती तत्वों ने, अज्ञात लोगों ने रेलवे लाइन पर 2 जगह जो है कंक्रीट के ब्लॉक्स रखकर क्या उनका उद्देश्य रहा है, पटरी बेपटरी करना या क्या और नुकसान करना या कैसे उसको, तो जिस पर कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रेन जो उन दोनों ब्लॉक्स को तोड़ती हुई आगे निकल गई और मुकदमा दर्ज जो है कर लिया गया 173/24 और 150, 152 रेलवे एक्ट में और 3PDP एक्ट में। और इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि एफआईआर में क्या डिटेल मौजूद है। अजमेर ट्रेन साजिश मामले में एफआईआर में क्या क्या लिखा है आपको बताते हैं। सबसे पहली बात जो लिखी गई है, ट्रेन इंजन से कंक्रीट ब्लॉक टकराया, यही ही सबसे ज्यादा संदेह पैदा करता है। फिर पड़ताल के बाद ट्रैक पर एक और कंक्रीट ब्लॉक मिला है, ये एफआईआर में है। इसके अलावा ट्रेन से टकराकर कंक्रीट ब्लॉक के टूटने की भी जानकारी है, जो अलग अलग जिसके टुकड़े अलग अलग जगह मिले हैं। 8 सितंबर रात 10:26 पर घटना के बारे में सूचना मिलने का जिक्र एफआईआर में किया गया। पूरी घटना लिखी गई है और यह भी कहा गया है एफआईआर में कि यहां पर सीमेंट ब्लॉक मिले जिससे इंजन टकराया, टूटा सीमेंट ब्लॉक और कई जगहों पर फैला। अब फिक्र की बात तो यह है कि ट्रेन पलटाने की साजिश का यह कोई अकेला मामला नहीं है।
इससे पहले 23 अगस्त को पाली में वंदे भारत सीमेंट ब्लॉक से टकरा चुकी है। इसी तरह 28 अगस्त को 12 में ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप मिला। वहीं 8 सितंबर की घटना के बारे में हम आपको बता ही रहे हैं लगातार अजमेर की, जहां अजमेर में ट्रैक पर सीमेंट ब्लॉक मिलने से हड़कंप मच गया है। और ध्वज आर्या इस वक्त और ज्यादा डिटेल में जानकारी के साथ मौजूद है इस घटना को लेकर। ध्वज, आज क्या क्या हो सकता है? क्या अब टीम सबूत जुटाने की कोशिश करेगी इस मामले में? और एफआईआर में कई बातों का जिक्र है, कहां से ये सीमेंट ब्लॉक आए और क्या कुछ अब तक संदेह जताया जा रहा है पुलिस की ओर से? देखिए निधि, आपने राजस्थान की 3 घटनाओं का जिक्र किया है। 23 अगस्त की घटना थी, 28 अगस्त की घटना थी और ये 8 सितंबर की घटना जो कि परसों हुई है। ये तीनों घटनाएं इस बात का गवाह हैं कि राजस्थान में ट्रेन को डिरेल करने की जो कोशिश की जा रही है, ये दावा हालांकि प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों का काम है, लेकिन जिस तरीके से ये दोनों आमने सामने के ट्रैक पे जिस तरीके से ये अजमेर के मांगलियाबाद थाने में इलाके में जो ये ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई, ये ब्लॉक का जो वजन है ये 70 किलो से ज्यादा बता रहे हैं, पुलिस भी इसे मान रही है। यानी कि एक व्यक्ति इन ब्लॉक को नहीं रख सकता वहां पर, इन ब्लॉक को बिना किसी क्रेन ठीक, ध्वज मैं आऊंगी आपके पास, फिलहाल आपको मैं रोक रही हूं, माफ कीजिए। इस वक्त कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सेबी चीफ पर जो आरोप सामने आए थे उसको लेकर पवन खेड़ा कुछ कह रहे हैं। आज है जो मैं आपको दे रहा हूं वो स्पष्ट तौर पे कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर तब माना जाएगा जब ऐसी किसी कंपनी से आप कमाते हैं जिसमें जो सेबी के रेडार पे होती है, उसकी जांच हो रही होती है, सेबी एडजुडिकेट कर रहा होता है उस पे, लेकिन ये कमाया गया 2,95,00,000 आपके सामने है। सबसे ज्यादा 88% ये जो 2,95,00,000 का 88% महिंद्रा एंड महिंद्रा से कमाया गया, उनसे लिया गया। अघोरा ने लिया, अघोरा की 99% शेयर होल्डिंग माधवी पी बुच के पास है और ये कंपनी उनकी और उनके पति की कंपनी है। मुझे लगता है आपको बड़ा स्पष्ट तौर पे समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो मैं आपको दूसरा झटका देना चाहता हूं, पहले झटके से अगर आप उबर गए हो तो, क्योंकि मुझे समय लगा। सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी जी के पति धवल बुच को 19 से 21 के बीच में, 2019 से 2021 के बीच में महिंद्रा एंड महिंद्रा से 4,78,00,000 रुपए प्राप्त हुए। द हस्बैंड ऑफ सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी जी, द हस्बैंड इज धवल बुच साहब, he got 4,78,00,000 rupees from Mahindra and Mahindra Group between 2019 and 2021. 2,95,00,000 तो कंपनी को मिले, अघोरा को, और 4,78,00,000 इनको मिले। आप पूछिए इनसे कि क्यों मिले, मुझे नहीं मालूम क्यों मिले। और ये सब कब हो रहा है, फिर से दोहराना जरूरी है, जब माधवी पुरी बुच जी इस वक्त होल टाइम मेंबर थी सेबी की 19 से 21 के बीच में, तब उनके पति को 4,78,00,000 महिंद्रा एंड महिंद्रा से क्यों मिल रहे थे, उसका जवाब भी है, थोड़ा बहुत तो है। ये सेक्शन 11 ऑफ द सेबी कोड ऑफ कंडक्ट ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सेक्शन 11, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। 11B वो भी आपके सामने है, उसका ये वायलेशन है। अब आइए आप एक टेबल पर, बड़ा महत्वपूर्ण टेबल है, थोड़ा दिख रहा है आपको क्लियरली। आप ऑर्डर्स देखिए जो सेबी ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के पक्ष में निकाले हैं। ये सारे ऑर्डर्स हैं, ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, एक नहीं है, लगभग 4 हैं। ये ऑर्डर्स की डेट्स देखिए, आपको टेबल पे दिख रही होगी। 31 मई 2019, 21 जुलाई 2020, 26 मार्च 2018, 21 अप्रैल 2020, 27 अगस्त 2021।
तो पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे। आरोप लगाए गए हैं माधवी बुच के पति पर कि उन्हें 4 करोड़ से ज्यादा मिले, लेकिन इस इनकम का सोर्स कुछ नहीं है और ये आरोप लगाया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और कानपुर की घटना को लेकर आपको बताते हैं। रेलवे ट्रैक पर जो सिलेंडर मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। कानपुर मामले में आतंकी साजिश के सबूत मिले, जो सूत्र बता रहे हैं, और ये बहुत बड़ा खुलासा है। ISIS खुरासान मॉड्यूल के हाथ होने का शक इस घटना में जताया जा रहा है। सेल्फ रेडिकलाइज हो सकता है ये आरोपी, जो सूत्र बता रहे हैं। पाकिस्तान से ब्रेन वॉश करता है ISIS कमांडर फरहतुल्लाह घोरी, और ये फरहतुल्लाह घोरी पर आरोप लग रहे हैं। इसके बारे में खुलासा हुआ है कि इसी मॉड्यूल के जरिए, ISIS खुरासान मॉड्यूल के जरिए इस घटना को अंजाम दिया गया। कुछ स्लीपर सेल्स के जरिए संपर्क किया गया, उसके बाद कुछ लोगों ने यहां पर प्लांट किया। ये गैस सिलेंडर यहां पर इन लोगों ने रखा। ये सूत्र बता रहे हैं कि सेल्फ रेडिकलाइज मामला ये हो सकता है। और आइए आपको बताते हैं कानपुर में रेल के खिलाफ विस्फोटक साजिश को लेकर क्या क्या खुलासे हुए हैं, अब तक क्या क्या बात निकलकर सामने आई, डिटेल में जानकारी देखिए। कानपुर में रेल के खिलाफ विस्फोटक साजिश किसकी है? खुलासा नंबर 1, शुरुआती जांच में टेरर लिंक के सबूत मिले हैं, जो बहुत बड़ा खुलासा है। इसमें टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। खुलासा नंबर 2, साजिश रचने वाला सेल्फ रेडिकलाइज है, जो सूत्र बता रहे हैं। खुलासा नंबर 3, ISIS के एक खुरासान मॉड्यूल के हाथ का शक जताया जा रहा है। ATS तो इसमें कार्रवाई कर ही रही है। खुलासा नंबर 4, सोशल मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश का जो मॉडल है वो सामने आया है। और खुलासा नंबर 5, सोशल मीडिया से बम बनाने की ट्रेनिंग का शक भी है कि सोशल मीडिया देखकर बम बनाया गया। खुलासा नंबर 6, पाकिस्तान में ISIS कमांडर फरहतुल्लाह घोरी ने इसकी ट्रेनिंग दी, जो पाकिस्तान में बैठा है और अपने गुर्गों को इसकी ट्रेनिंग दी गई। खुलासा नंबर 7, फरहतुल्लाह घोरी ने ऑडियो से, महज एक ऑडियो से रेल साजिश के लिए इन गुर्गों को, इन लोगों को भड़काया, जो कि आतंकी साजिश में इन्वॉल्व रहे। तो ये 7 खुलासे बताते हैं कि इस पूरे मामले पर टेरर लिंक मिल रहा है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ISIS खुरासान है क्या, ये क्या लिंक है ISIS खुरासान का और ये क्या कहलाता है। ये आतंकवादी संगठन है। ISIS खुरासान के 20 मॉड्यूल में सबसे खतरनाक माना जाता है। 2012 में खुरासान के लड़ाकों ने फौज तैयार की, और आपको बता दें खुरासान मध्य एशिया की पहाड़ियों का एक इलाका है और वहीं से जन्म हुआ इस आतंकी संगठन का। खुरासान लड़ाके पहले अलकायदा से जुड़े रहे और फिर अपना ही इन्होंने टेरर नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। तो ये ISIS खुरासान के बारे में बता रहे हैं। 2014 में सीरिया और आसपास के इलाकों में इनका असर देखा गया ISIS खुरासान का, और अब ISIS के प्रभाव में आकर उसका हिस्सा बन गए। ये 2014 से अपने आप को खड़ा करना शुरू किया। बच्चों का ब्रेन वॉश करके हथियार थमा दिए जाते हैं, बच्चों को, युवाओं को, और संगठन की ISIS के मॉड्यूल के तौर पर इसकी पहचान बन गई। ISIS के मतलब ISIS खुरासान, इसके तौर पर इसकी पहचान बन गई। लेकिन 2014 से खड़ा किया और फिर अब उसके भारत में भी तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं, और खास करके उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है, कानपुर से। और हमारे साथ जितेंद्र शर्मा और ज्यादा खुलासे के साथ इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र, 7 खुलासे किए हैं इस घटना को लेकर, जो सीधा सीधा इशारा करता है कि यहां पर कानपुर में स्लीपर सेल्स के जरिए लोगों को ब्रेन वॉश किया गया और इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई, यानी रेलवे टारगेट पर थे। की जो तफ्तीश हुई है वो सीधे तौर पर ये इशारा करती है कहीं ना कहीं इसका कोई आतंकी लिंक जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से घटना को या साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई वो अकेले किसी के बूते की बात नहीं है। तो ऐसे में कोशिश है जांच एजेंसियों की ये पता करने की आखिरकार वो कौन सा मॉड्यूल है जो इस तरीके की वारदातों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हाल ही में जिस तरीके की घटनाओं को देखा गया उसमें कहीं ना कहीं ISIS खुरासान की तरफ शक गया, और ISIS के जो कमांडर है फरहतुल्लाह घोरी, वो पहले ही रेल पलटने जैसी रेल के खिलाफ साजिश को पहले से ही आदेश दे चुका है अपनी स्लीपर सेल को। तो कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां हैं उनका शक सीधे तौर पर ISIS खुरासान को लेकर है। ISIS खुरासान का इससे पहले कानपुर में एक मॉड्यूल बस्ट भी हो चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शक है कि ISIS खुरासान के ही स्लीपर सेल का एक काम हो सकता है। तो लिहाजा इस एंगल से मामले की तफ्तीश की जा रही है। दूसरा एंगल ये है कि जांच एजेंसियों को शक है कि हो सकता है ये किसी एक ही आदमी का काम हो जो कि पूरे तरीके से ISIS की जो भावना उसको लेकर रेडिकलाइज हो। तो उस एंगल से भी फिलहाल तफ्तीश की जा रही। तो कहा जा सकता है कि तमाम एंगल्स पर ना सिर्फ UP ATS बल्कि खुफिया एजेंसी और NIA की टीम लगी हुई है। जी
बहुत बड़ी जानकारी जितेंद्र पहुंचा रहे हैं कि ये काम एक का हो सकता है जो कि आईएसआईएस खुरासान के लिए काम कर रहा हो और उसके जरिए ये पूरी साजिश रची हो। और अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या खुलासे होते हैं, लेकिन ये 7 खुलासे चौंकाते हैं। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे बात करेंगे। बात जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर में चुनाव है, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि चुनाव में आतंकी बड़ा हमला कर सकते हैं। बड़ी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं पर अटैक किया जा सकता है। चुनावों में AK-47 हैंड ग्रेनेड से तबाही की साजिश रची जा रही है। जो जानकारी मिली है, खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। खुफिया एजेंसियों ने 5 अलर्ट जारी किए। कैलाश कुंड यात्रा पर भी आतंकियों की नजर है। इस बीच सुरक्षा बलों, पुलिस पर आतंकी हमले की साजिश है। और जितेंद्र हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जम्मू कश्मीर चुनाव पर भी एक साया है कि आतंकी अटैक हो सकता है और साथ ही जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है। क्या कुछ अलर्ट जारी हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए खुफिया विभाग की तरफ से 5 अलर्ट ये जारी किए गए, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि किस तरीके से जो फॉरेन टेररिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के अंदर एंटर किए हैं, वो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार न सिर्फ कैलाश कुंड यात्रा को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनका टारगेट जो जम्मू कश्मीर में आगामी चुनाव है वो भी है। तो ऐसे में जो जम्मू कश्मीर के लीडर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों को टारगेट किया जा सकता है, ताकि जो वोट परसेंटेज है उसको किसी तरीके से हैम्पर किया जा सके। तो ऐसी साजिश फिलहाल ISI के इशारे पर लगातार जो टेरर ग्रुप एक्टिव है इस वक्त घाटी के अंदर, उनके द्वारा रची जा रही है। और खास तौर पर इस बार इन वारदातों को अंजाम देने के लिए फॉरेन टेररिस्ट की मदद ली जा रही है, जो कि AK-47, इसके अलावा हैंड ग्रेनेड और अन्य अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस हैं। जो पहला खुफिया अलर्ट है वो उसके मुताबिक 29 अगस्त को रात करीब 10 बजे के करीब 2 संदिग्ध आतंकियों को AK-47 राइफल और ग्रेनेड से लैस देखा गया कुपवाड़ा के गांव के पास। और ये लोग जो सुरक्षा फोर्सेस के ठिकाने हैं, जो नाका पार्टियां, उनको टारगेट करने की फिराक में लगे हुए हैं। जो दूसरा अलर्ट है वो 29/8 यानी कि 29 अगस्त को का है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 3 आतंकी हैं जो कि तनमार्ग गांव के बगीचे में देखे गए हैं और इनका जो मूवमेंट है वो शेखपुरा गांव की तरफ देखा जा रहा है। और ये तीनों आतंकी पुलिस एस्टेब्लिशमेंट और सुरक्षा एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर सकते हैं, राजनीतिक पार्टियों के वर्कर्स को टारगेट कर सकते हैं और गैर कश्मीरी लोगों को भी ये टारगेट करने की फिराक में लगे हुए हैं। तो ये इस तरीके के अलर्ट फिलहाल जारी किए जा रहे हैं। तीसरा अलर्ट 30 अगस्त का है, जिसमें कहा गया है कि 30 अगस्त को 2 फॉरेन टेररिस्ट को OGW यानी कि जो ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं टेररिस्ट ग्रुप के, उनके साथ देखा गया है। ये दोनों पठानी सूट के अंदर मौजूद हैं और लगातार इनके पास एक पिट्ठू बैग है जिसमें AK-47 भी इसके पास मौजूद है। ये भी लगातार जो आर्म फोर्सेस का जो काफिला होता है उसको टारगेट करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ठीक इसी तरीके से 2 अन्य अलर्ट हैं जो कि 1 सितंबर और का है। और इसके अलावा जो 5वां अलर्ट है वो कैलाश यात्रा को लेकर जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि दुद्दू यानी कि जो लट्टी गांव है उधमपुर का, वहां पर कुछ आतंकियों को देखा गया। ये फॉरेन टेररिस्ट है और उनके पास भी अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं और ये भी किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगे। तो इस तरीके के 5 अलर्ट फिलहाल जम्मू कश्मीर को लेकर जारी किए गए, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। कोशिश है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन छेड़कर इन सभी जो फॉरेन टेररिस्ट हैं इनको हिरासत में लिया जाए, इनकी गिरफ्तारी की जाए। जी बिल्कुल जितेंद्र, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इन 5 अलर्ट के बारे में जितेंद्र शर्मा ने हमें बताया कि जो ग्राउंड जीरो से इनपुट मिले हैं, खुफिया एजेंसियां इस वक्त चौकन्ना है। इन्हीं इनपुट के आधार पर अब आगे की तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है ताकि आतंकी अटैक रोके जा सकें अगर किसी तरह की कोई साजिश है। आगे बढ़ते हैं। नागपुर से हिट एंड रन का एक मामला सामने आया है। नागपुर में बेकाबू ऑडी ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे की कार बताई जा रही है और इसी कार से ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे के वक्त चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे कार में मौजूद नहीं थे। इस हादसे की CCTV तस्वीर भी सामने आई है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, CCTV में पूरी घटना कैद हो गई। जो सड़क हादसा हुआ है, एक कार बेकाबू होकर पीछे से आकर टक्कर मारती है और आगे बढ़ जाती है। हिट एंड रन का ये मामला, महाराष्ट्र में हंगामा भी है इस मामले को लेकर, लेकिन बताया जा रहा है ये जो कार है चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे की बताई जा रही है, जो कि महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले। उनके बेटे की कार रही, लेकिन बेटा कार में मौजूद नहीं था हादसे के वक्त, ये जानकारी भी मिल रही है।
और आइए अब हम आपको इस वारदात की पूरी डिटेल बताते हैं। जो सड़क हादसा हुआ, हिट एंड रन का मामला क्या है। नागपुर में बेकाबू ऑडी का ये कहर सामने आया। 2 कार एक बाइक को इस ऑडी कार ने टक्कर मारी है। हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। गाड़ी में ड्राइवर समेत 2 लोग थे और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे की कार है ये। हादसे के वक्त बावनकुले के बेटे संकेत कार में मौजूद नहीं थे, यानी कार कोई और ड्राइव कर रहा था। आपको बता दें कि ऑडी कार हादसे पर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान भी आया, वो बयान सुनवाएंगे आपको। लेकिन पुलिस क्या कह रही है इस मामले में, आइए सुनवाते हैं आपको। सेंटर पॉइंट होटल के सामने ये घटना हुई है। एक कार ने 2 कार और एक बाइक को डैश करके वो भाग गई है और भाग गई थी। जख्मी कोई नहीं था उसमें और आरोपी के नाम अर्जुन हावरे और रोनित चिंतनवार है। और आपको बता दें कि ऑडी कार हादसे पर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान भी सामने आया है। बावनकुले ने क्या कुछ कहा है आपको बता रहे हैं। कार मेरे बेटे के नाम पर है। पुलिस को इस हादसे की निष्पक्ष और पूरी जांच करनी चाहिए। किसी के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। जो दोषी है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। ये उनकी तरफ से, चंद्रशेखर बावनकुले की तरफ से बयान सामने आया है। इस बीच आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। नशे में धुंध होकर किसी को भी रास्ते पर कुचलते हैं, मारते हैं, जख्मी करते हैं। और जो बड़े बाप के बेटे होते हैं उनका एफआईआर में नाम तक नहीं है आता है। कानून अगर एक है, इस देश राज्य में कानून और लॉ एंड ऑर्डर है, फडणवीस जी गृह मंत्री है, तो बताना चाहिए। नागपुर में जो हिट एंड रन का केस हुआ है वो कार किसकी है, किसके नाम पर है, गाड़ी कौन चला रहा था, बाद में ड्राइवर की अदला बदली की, ये रिकॉर्ड पर है। आरटीओ ऑफिसर ने क्या किया, नेम प्लेट क्यों बदली, नेम प्लेट क्यों निकाल दी। अगर बावनकुले जी का या उनके फैमिली का ये एक्सीडेंट से कोई संबंध नहीं है तो ये चोरी चपाटी क्यों की। और इस केस में और ज्यादा जानकारी के साथ गजानन उमाटे जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। गजानन, इसमें बताया जा रहा है कि बेटे उनके मौजूद नहीं थे कार में, लेकिन ये हिट एंड रन का मामला है और इस मामले में कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस की थोड़ी देर पहले पत्रकार परिषद हुई और पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उस कार में जिस वक्त ये दुर्घटना हुई थी 3 लोग थे। एक हावरे नामक तरुण जो है वो गाड़ी चला रहा था, उसके पड़ोस में संकेत बावनकुले बैठा था और एक पीछे एक लड़का बैठा था। जब स्पॉट पर एक्सीडेंट हुआ तब 2 ही लोग उनको मिले, ऐसा पुलिस ने कहा है। और तीसरा आदमी जो था संकेत बावनकुले, उसके बारे में पुलिस ने उनको जानकारी के लिए कुछ तफ्तीश के लिए बुलाया था पुलिस स्टेशन कल रात को और डिटेल तपास जो है इसका चल रहा है। जो 3 लोग क्षतिग्रस्त हुए थे इस पूरे एक्सीडेंट के वक्त में, उसमें एक सोनकामरे नामक जिसने कंप्लेंट की थी नागपुर के सीताबर्डी पुलिस स्टेशन ने, पता चलता है कि अब उसने अपनी कंप्लेंट जो है वो वापस ले ली है और पूरी जानकारी जो है वो अभी पुलिस ने रखी है और आगे इसका तपास चल रहा है क्योंकि 2 लोगों का मेडिकल उसमें हुआ है ऐसा कहा जाता है और दोनों जो है वो नागपुर में लाहौरी करके एक होटल बार है, वहाँ खाना खाने आए थे और जो गाड़ी चला रहा था हावरे नामक युवा, उसके इसमें ब्लड में कुछ शराब के अंश मिले हैं, ऐसा मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है। इसका तपास जो है वो नागपुर की सीताबर्डी पुलिस अभी कर रही है। जी, तो आरोपी की जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी और उसके आधार पर और जांच आगे बढ़ाई जाएगी। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और साइबर सुरक्षा को लेकर एक कार्यक्रम में अमित शाह गृह मंत्री इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। मिलने वाली है मित्रों, I4C ये 9 साल की उसकी यात्रा में और एक दृष्टि से गृह मंत्रालय का अधिकृत हिस्सा बनने के बाद 1 साल की कम आयु में बहुत अच्छा काम किया है। परंतु हमारी जरूरियात आप लोगों को आराम करने की परमिशन नहीं देती है। हमारी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। अनेक प्रकार के फ्रॉड
नए नए प्रकार और नए नए प्रकार के फ्रॉड का इजाद छोटे छोटे बच्चे भी करने लगे हैं। हमने हमारी फैलाव भी जल्दी करना पड़ेगा, विश्लेषण भी अपराधों का बहुत सटीक तरीके से करना पड़ेगा और विश्लेषण के आधार पर इसकी रोकथाम की प्रक्रिया को भी निरंतर इस पर सोचकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। I4C की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारा 1930 राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है और मैं मानता हूं कि इसको पॉपुलर करने की जिम्मेदारी सभी राज्य सरकारों की और सभी स्टेक होल्डर्स की है। क्या 1930 हेल्पलाइन को पॉपुलर करने के लिए हम एक पखवाड़ा आयोजित कर सकते हैं क्या? I4C के मित्रों को मेरा आग्रह है, सभी राज्य सरकारों से, गृह मंत्रालय भी इसमें इनिशिएटिव लेगा, सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर 6 महीने के बाद एक पखवाड़ा हम आयोजित करें। राज्य सरकार का एक भी इनिशिएटिव, एक भी एडवर्टाइज, कुछ भी 1930 एक कोने में न हो, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं मानता हूं कि सभी प्लेटफॉर्म पर से एक साथ 1930 को पॉपुलर करने का एक अभियान चलेगा तो निश्चित रूप से जिनके साथ फ्रॉड होता है उनको सुरक्षा भी महसूस होगी, तुरंत इसकी रोकथाम भी होगी और जो फ्रॉड कर रहे हैं उनके मन में भी एक बहुत बड़ा भय उत्पन्न होगा। तो अमित शाह को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड रोकने के लिए राज्य सरकारें अहम कदम उठाएं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। पहली सूची में आपने 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया और अब एक बार फिर से ये लिस्ट जारी हो गई है जिसमें 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान है। कल 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान था। आम आदमी पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है विधानसभा चुनावों के लिए और अब एक के बाद एक प्रत्याशियों के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा रहे हैं। 20 सीटों पर इससे पहले आपने लिस्ट जारी की और अब 9 उम्मीदवारों के नाम ऐलान है। 9 उम्मीदवारों में कौन कौन है और किसे मौका दिया गया है और क्या कुछ अलग फैक्टर रहा इस आम आदमी पार्टी की लिस्ट में, जितेंद्र भाटी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? 9 उम्मीदवार और घोषित कर दिए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, पहले अगर बात सोमवार को 20 उम्मीदवारों के नाम का घोषणा की गई थी। सीधे तौर पर उसमें 11 वो थे जहां कांग्रेस उम्मीदवार रह चुकी थी। अब 9 उम्मीदवारों की घोषणा और कर दी है और उसमें से बीजेपी से आए जो नेता हैं उनको भी जगह दी गई है। उनको बवाल से विधानसभा क्षेत्र सीट पर उतारा गया है। अब देखो, 29 उम्मीदवारों की यहाँ पर लिस्ट जारी कर दी आम आदमी पार्टी की तरफ से। कहा जा रहा है कि अभी और भी लिस्ट आएगी, यानी कि जिस तरीके से पहले गठबंधन की उम्मीदें और आशंका तलाश कर रहे थे आम आदमी पार्टी कांग्रेस, वो अब कहीं ठहरती नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी 10 सीट मांग रही थी, कांग्रेस वहां सिर्फ 5 देने को अड़िग थी, बात बनी नहीं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने लिस्ट जारी करी है और तय किया है कि अकेले लड़ेंगे। हालांकि क्योंकि देखिए, राजनीतिक गुंजाइश का खेल है, अभी भी ये कहना ठीक नहीं होगा कि क्या आगे जाके गठबंधन हो सकता है, नहीं सकता, क्योंकि 12 तारीख को नामांकन होंगे, लास्ट से आखिरी तारीख है। तब हो सकता है कि अगर इस बीच अगर बात बन जाती है तो कहीं पर उम्मीदवार वापस लेने की बात, वो भी फिलहाल आम आदमी पार्टी अकेले चलो की राह पर बढ़ चुकी है आगे और 29 उम्मीदवारों को लिस्ट जारी कर चुकी है और अभी आगे भी लिस्ट आएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बना के रखिए। जितेंद्र भाटी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। आम आदमी पार्टी की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 9 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहुल गांधी की। अमेरिका में राहुल गांधी का बड़ा बयान आ गया है। 2024 में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए, ये राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है। निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी को 240 सीटें नहीं आती, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। देश में इस बार नियंत्रित चुनाव कराए गए हैं, नियंत्रित चुनाव कराए गए हैं, ये राहुल गांधी ने कहा है। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a
a rather controlled election. Something has definitely changed after the election results. डर निकल गया, डर नहीं लगता अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया. So it's interesting to me that बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया, एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया. अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा, और एक सेकंड में खत्म. तो सुना आपने राहुल गांधी को, उन्होंने कहा कि पूरा डर गायब हो गया है उनका. और अमेरिका में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता हूं. I hate Mr. Modi. I don't. Like, I get up in the morning and okay, you know, he's got a point of view, fine. I don't agree with his point of view, but I don't hate him. And in fact, in many moments, I empathize with him. Right? So it's not that I think that he's my enemy and now I hate him and he's got to be, no. He's got a different point of view, I got a different point of view. I have empathy and compassion for what he's doing. इंडिया में नेचर ही है, सब कुछ एक साथ चलता है. अब अगर कोई आदमी थाली के सामने बैठ जाए और कहे भैया चावल दाल से ज्यादा जरूरी है और सब्जी की रैंकिंग सबसे नीचे है, तो क्या होगा? ये बीजेपी के लोग करते हैं. मतलब उनको समझ नहीं आती कि ये देश सबका है, ये देश मिलकर बना है. इसको India is called a union of states. In the constitution it's written clearly. India that is Bharat is a union of states. What does it mean? It means it's a union of languages. It's a union of traditions. Union of histories. Union of music, of dance. वो कहते नहीं, यूनियन नहीं है, ये सब अलग अलग हैं. और अब आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी है. वो तो कह रहे थे कि 400 सीट हम लेंगे, लिख के देता हूं. कहां गया 400 सीट? इतना थेथर कोई देश में, इतना थेथर राजनीतिक नहीं मिल रहे. जो तीसरी बार चुनाव में 99 नहीं पार कर पाए, 400 लिख रहे थे हमारी सरकार बनेगी, 300 आना तय है, 300 आना लिख देता हूं. कहां गया? इसलिए इस थेथरोलॉजी का जवाब नहीं हो सकता. इसलिए इनके जब प्रश्नों का जवाब देना बिलो द बेल्ट अपने आप को ले जाना है. ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं. लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे. देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती. देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है. हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं. लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है.
और आइए बात कर लेते हैं आदमखोर भेड़िए की। बहराइच में एक और भेड़िया पकड़ा गया है, एक सफलता मिली है। वन विभाग की टीम को 5वां भेड़िया कब्जे में आ चुका है, पकड़ा जा चुका है। अब बहराइच में सिर्फ एक भेड़िए की तलाश की जा रही है। 6 भेड़िए थे कुल मिलाकर, अब 5 भेड़िए कब्जे में आ चुके हैं, पिंजरे में कैद हैं। वन विभाग की टीम ने 5वें भेड़िए को भी पकड़ लिया है। एक बड़ी कामयाबी मिली क्योंकि 5वां भेड़िया पकड़ में नहीं आ रहा था। लोकेशन ट्रेस की जा रही थी, लेकिन जब भी वहां पर पहुंचा जा रहा था तो भेड़िया नहीं था, और अब पकड़ में आ चुका है 5वां भेड़िया भी। अब आपको सुनाते हैं बहराइच के जो डीएफओ हैं अजित प्रताप सिंह ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। देखिए, 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है, और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका ख़राब टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। कवर करके रखा गया है। अभी हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर इसको निर्णय लेंगे कि ये कहाँ जाएगा। अच्छा सर, दूसरी चीज़ ये है, क्या ये कौन सा भेड़िया, एक कहा जाता था एक लंगड़ा भेड़िया, एक अल्फा है? ये लंगड़ा नहीं है। हाँ, ये सही सलामत है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं इसको। तो माना जाए कि अभी तक जितने तो डीएफओ को आपने सुना, जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं अजीत प्रताप सिंह, उन्होंने कहा है कि 6 की बात हुई थी, 6 भेड़ियों की बात हुई थी कि यहाँ पर हैं, और 5 अब पकड़े जा चुके हैं। ये जो भेड़िया 5वां पकड़ा गया है वो सही सलामत है, ये भी कहा जा रहा है। अब आगे की तलाश जारी, यानी 6ठे भेड़िए की तलाश जारी है। अब आपको 3 तस्वीरें एक साथ हम दिखाने जा रहे हैं, और हम वो तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें कब कब भेड़िए पकड़े गए, क्योंकि ये ऑपरेशन पूरे अगस्त चलाया गया है और सबसे ज़्यादा आतंक बहराइच में देखने को मिला, उसके आसपास के ज़िलों में भी देखने को मिला, लेकिन बहराइच सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। यहीं पर ही सबसे ज़्यादा जानें भी गई हैं, 10 लोगों की जानें चली गई। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं 5वें भेड़िए की देख रहे हैं जो पकड़ में आ चुका है। अब आपको हम देखिए 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 भेड़िए 18 अगस्त 2024 को पकड़े गए थे, और चौथा भेड़िया जो है वो 29 अगस्त 2024 को पकड़ में आया था। 5वां भेड़िया अब 10 सितंबर 2024 को पकड़ में आया है। आज सुबह ये कार्रवाई हुई है, सुबह ही पकड़ा जा सका है इस भेड़िए को, और पिंजरे में बंद किया गया है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत खूंखार हो चुके थे ये, आदमखोर हो चुके हैं भेड़िए, और जिन्हें पकड़ा जाना बहुत बहुत ज़रूरी था। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को खत लिखा है, चिट्ठी लिखी है। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को ये चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में दिल्ली में संवैधानिक संकट का हवाला दिया गया है। तो बर्खास्त करने की मांग की जा रही है केजरीवाल सरकार को, और ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल सरकार को बर्खास्त की जाए। इस बाबत एक चिट्ठी लिखी गई है, राष्ट्रपति को एक खत लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली में, देश की राजधानी में संवैधानिक संकट है। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को भी ये चिट्ठी भेज दी है। चिट्ठी में दिल्ली में बहुत बड़े संकट के बारे में कहा जा रहा है। और आइए आपको बताते हैं कि चिट्ठी की डिटेल्स क्या हैं। जो बीजेपी विधायकों ने चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति को, मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार को बर्खास्त करने का आग्रह किया गया है इस चिट्ठी में। ये पहला बड़ा पॉइंट है जो कि चिट्ठी में लिखा गया है। दिल्ली में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है, ये भी कहा गया बीजेपी विधायकों की ओर से। 6ठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से संकट है। वित्त आयोग का गठन न करना दिल्ली सरकार की नाकामी है। ये वो चिट्ठी, वो खत हम आपको दिखा रहे हैं जो राष्ट्रपति को भेजा गया है। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को भेज दिया है। सीएजी की 11 रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं की गई दिल्ली सरकार की ओर से, ये भी इसमें कहा गया। सरकार के खर्चे की उचित जांच नहीं हो पा रही है। जो सरकार, दिल्ली सरकार खर्चे कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, उसकी जांच नहीं हो पा रही है। सरकार के कामकाज में पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये भी इस चिट्ठी में मेंशन किया गया है। जितेंद्र भाटी और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये चिट्ठी क्या गृह मंत्रालय जा चुकी है? अब आगे क्या कार्रवाई होगी? क्या कुछ चिट्ठी में और मौजूद है? बिल्कुल, देखिए 30 अगस्त की बात है जब जो विजेंद्र गुप्ता हैं, जो कि अब नेता प्रतिपक्ष हैं बीजेपी की ओर से, और अन्य विधायक जो हैं
उन्होंने ज्ञापन दिया था राष्ट्रपति को और कहा है कि दिल्ली के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक संकट है, उसके पीछे तर्क ये दिया है कि छठा जो वेतन आयोग उसकी बात की गई। साथ में कहा कि दिल्ली सरकार के जो खर्चे हैं उसको लेकर के जो ऑडिट रिपोर्ट है उसका हवाला दिया और कहा है कि दिल्ली में संवैधानिक संकट है, जिसकी वजह से अब दिल्ली की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। तो शिकायत दी गई। शिकायत पर 9 सितंबर को जो राष्ट्रपति भवन का सचिवालय है, उनके जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने अब गृह जो मंत्रालय है उसके सचिव को वो चिट्ठी लिखी और कहा है कि शिकायत को आगे बढ़ाया। कहा है कि इसमें आप देखिए कि आखिर है क्या, जो आरोप लगाए गए हैं क्या उनमें कोई सत्यता है, उसकी जांच हो और जांच होने के बाद में रिपोर्ट दी जाए ताकि आगे जाके राष्ट्रपति इस पर कोई फैसला ले पाए। लेकिन जो मांग है ये बीजेपी विधायकों की तरफ से की गई और ये विधायकों की तरफ से अब से नहीं की जा रही, जबकि आबकारी मामले में 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जो गिरफ्तार हुए उसके बाद से लगातार भाजपा इस बात को लेकर कहती रही है कि दिल्ली के अंदर सरकार ठीक से चल नहीं पा रही है, चीज़ें ठीक से नहीं चल रही हैं, तो सरकार के रहने का कोई मतलब नहीं है। और अब देखिए उन्होंने वित्तीय अनियमितता की बातें उठाई हैं कि इस तरीके से संवैधानिक संकट क्योंकि दिल्ली में उनकी तरफ से कहा गया आरोप लग रहे हैं इस तरीके के बन चुके हैं, तो सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। ये मांग बीजेपी के विधायकों ने की थी, जिस पर अब राष्ट्रपति का जो सचिवालय है उनके निदेशक है उन्होंने गृह सचिव को पत्र लिखकर इसमें जांच करने की बात की है कि इस मामले की देखें कि इसमें आखिर है क्या। तो देखिए जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी इस वक्त की बड़ी खबर से हमें करा रहे हैं वाकिफ। दिल्ली की सियासत से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है। बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, चिट्ठी लिखी है और ये लेटर इस वक्त हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग इस चिट्ठी में बीजेपी के विधायकों की तरफ से की गई है और बीजेपी विधायकों ने संवैधानिक संकट का हवाला दिया है। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय के पास ये चिट्ठी भेजी है। देखिए विजेंद्र गुप्ता जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। सब्जेक्ट अर्जेंट अपील फॉर प्रेसिडेंशियल इंटरवेंशन टू एड्रेस ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, इस बात का जिक्र किया गया है। एंड डिसमिसल ऑफ द आप गवर्नमेंट इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी बर्खास्त किया जाना चाहिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को, क्योंकि संवैधानिक संकट इस वक्त दिल्ली पर आन खड़ा हुआ है। ये सीधे तौर पर बहुत गंभीर बातों का जिक्र करते हुए इस चिट्ठी को राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। ये देखिए लिखा गया है कि वी द मेंबर्स ऑफ द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली अप्रोच योर एक्सीलेंसी विद प्रोफाउंड कंसर्न एंड अटमोस्ट अर्जेंसी रिगार्डिंग द ऑनगोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, संवैधानिक संकट का जिक्र है इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल has repeatedly and egregiously violated constitutional norms and principles। तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं उनकी अवहेलना की गई है, सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, इस बात का जिक्र, इसकी डिमांड की गई है बीजेपी नेता की तरफ से। और इसमें कहा गया है कि योर इमीडिएट इंटरवेंशन टू सेफगार्ड द डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ आवर नेशंस कैपिटल, इस बात का जिक्र किया गया है कि आप का तुरंत इंटरवेंशन जो है वो जरूरी हो गया है, क्योंकि दिल्ली में संवैधानिक संकट की स्थिति आन खड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें और जो अहम बातें की गई हैं वो यहां पर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार को बर्खास्त करने का आग्रह किया गया है विजेंद्र गुप्ता की तरफ से, जो लेटर राष्ट्रपति के पास भेजा गया है उसे। और नेता प्रतिपक्ष हैं दिल्ली विधानसभा में विजेंद्र गुप्ता, उनकी तरफ से कहा गया है कि दिल्ली में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है और स्थिति इतनी गंभीर है कि तुरंत राष्ट्रपति को इंटरवेंशन करना चाहिए इस पूरे मामले में। छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं किया गया, इस बात का भी जिक्र विजेंद्र गुप्ता की इस चिट्ठी में है। तो ये दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है।